अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे और इसके तमाम क्वेश्चंस आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं और मैंने इन तमाम क्वेश्चंस को उतारा है, तो वन बाय वन सॉल्व करेंगे। और इसके फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो जो भी कॉन्सेप्ट होगा, इजी एक्सरसाइज है, वो मैं क्वेश्चन के साथ साथ बताता चलूँगा। अलग से कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज का नहीं बताऊँगा। क्वेश्चन के साथ साथ जो भी कॉन्सेप्ट होगा तो वो मैं क्वेश्चन के साथ साथ बताता चलूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड द इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव कहते हैं मुसलसल को। वो कह रहे हैं कि 3 मुसलसल इंटीजर्स हैं जिनका सम कहते हैं जमा करने को, जिनका सम है कितने के इक्वल, 42 के इक्वल। फाइंड द इंटीजर्स, वो इंटीजर्स आप हमें बताएं। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिनको हम z से डिनोट करते हैं। 0 इस साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन आगे जा रहे हैं, और इस साइड पे नेगेटिव होते हैं, -1 -2 -3। ये इंटीजर्स नंबर कहलाते हैं। अच्छा, अब इसमें वो कह रहे कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है। कंसेक्यूटिव का मतलब ये, अगर पहला इंटीजर 2 होगा तो दूसरा इंटीजर मस्ट है, लाजमी है कि वो 3 होगा, और तीसरा हमारे पास मस्ट है कि वो 4 होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पहला 2 है, जो हमारा दूसरा होगा वो फिर 5 होगा, और जो तीसरा होगा वो 7 होगा। नहीं, मुसलसल होंगे, कंसेक्यूटिव होंगे, यानी 2 3 4 ये कंसेक्यूटिव है। अगर पहला 4 है तो दूसरा 5 होगा, तीसरा 6 होगा। तो अब हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखे। सॉल्यूशन के बाद देखिए, अब मैं लेट करता हूं। लेट मैं कहता हूं कि लेट फर्स्ट इंटीजर, जो पहला इंटीजर है, मुझे तो पता नहीं, वो कहते हैं कि 3 इंटीजर को हम 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर है जिनको हमने जमा किया हुआ है, वो 42 के इक्वल आया है। तो मैं कहता हूं फर्स्ट इंटीजर में लेट करता हूं, मुझे तो पता नहीं, मैं कहता हूं वो x है। फर्स्ट इंटीजर क्या है? x है। तो सेकेंड इंटीजर क्या होगा? अगर पहला x है तो सेकंड क्या होगा? x प्लस 1 होगा। कैसे? देखें ऐसे, मैंने कहा अगर पहला x है, लेट सपोज x की जगह पे अगर पहला 5 है, तो अगर मुझे तो अभी यहाँ पे पता नहीं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि पहला x है, तो दूसरा क्या होगा? 5 प्लस 1, क्योंकि वो कह रहे कि कंसेक्यूटिव होने चाहिए। तो 5 प्लस 1 यानी x की जगह पे 5 प्लस 1 तो क्या आ जाएगा? 6। पहला 5 था, लेट सपोज x की जगह पे 5 है, तो दूसरा क्या होगा? x प्लस 1 यानी 5 प्लस 1 6। तो तीसरा क्या होगा? थर्ड इंटीजर क्या होगा? अगर ये x प्लस 1 है, लेट सपोज ये 5 है, तो ये 5 प्लस 1 6 आ जाएगा। अब ये तो लाजमी है, अगर ये 5 है ये 6 है, तो ये क्या होगा? लाजमी है कि ये 7 होगा, तो मुसलसल होने चाहिए। तो फिर ये x प्लस 2 होगा। ये 5 है नहीं, मैं वैसे अज्यूम कर रहा हूँ समझाने के लिए। फर्स्ट नंबर में लेट कर रहा हूँ कि वो x है, तो सेकेंड x प्लस 1 होगा, थर्ड x प्लस 2 होगा। तो अब आप यहाँ पे लिखे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? देखिए, x ये वाला प्लस x प्लस 1 सेकेंड इंटीजर, ये फर्स्ट इंटीजर प्लस सेकेंड इंटीजर प्लस थर्ड इंटीजर बराबर है, क्योंकि उसने कहा था कि हमने 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को प्लस किया है। वो किस चीज के इक्वल है? इक्वल है 42 के। अब समझ आई बात? अब यहां से देखिए, ये x ये x ये x ये सारे के सारे लाइक टर्म है। लाइक टर्म वो होती हैं जिनके बेस और पावर सेम होती। x x x 3 टाइम्स x है, तो ये सारा का सारा प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 3x प्लस 1 प्लस 2, ये दो कांस्टेंट टर्म 1 प्लस 2, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, 1 प्लस 2 ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 42। अब यहां से 3x इज इक्वल टू, क्योंकि अब हम x फाइंड करेंगे तो 42 अपनी जगह पे, 3 यहाँ पे जाएगा, यहाँ प्लस हो रहा है तो इक्वल की इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 42 माइनस 3, तो ये आपके पास बन जाएगा क्या? 39। यहां से हम x को फाइंड आउट कर रहे हैं, 3 इसके साथ क्या हो रही? मल्टीप्लाई हो रही। जब कांस्टेंट और वेरिएबल के दरमियान साइन ना हो तो वो मल्टीप्लाई हो रही, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही, इक्वल की इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा।
3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो ये आ गया x इज इक्वल टू 13। क्या आ गया? x 13। यानी जो पहला इंटीजर है वो क्या है? 13 है। फर्स्ट इंटीजर क्या है? 13 है। तो सेकेंड इंटीजर कैसे फाइंड आउट होगा? तो सेकेंड इंटीजर कैसे? x प्लस 1 यानी 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14 आ जाएगा। और थर्ड इंटीजर कैसे फाइंड आउट होगा? थर्ड इंटीजर हमारे पास x प्लस 2 यानी x क्या है? 13 प्लस 2 इज इक्वल टू 15। अब देखा, फर्स्ट क्या है? 13 है, सेकंड हमारा क्या है? 14 है, और थर्ड हमारा क्या है? 15 है। तो ये देखिए कंसेक्यूटिव है या नहीं है? मुसलसल है। तो ये तीनों इंटीजर क्या है? कंसेक्यूटिव है, और इनको आप प्लस कर ले, ये 42 के इक्वल मस्ट है के आना चाहिए, और आएगा। आप प्लस कर लें 13 और ये 14, और ये 13 प्लस 14 ये आपके पास बन जाएगा 27, 27 प्लस 15 ये आ जाएगा 42। अब सेकंड क्वेश्चन में देखें, सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है द डायग्राम शोज राइट एंगल्ड। अच्छा, इस डायग्राम में क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल उस ट्राइंगल को कहा जाता है जिसमें एक एंगल क्या हो? 90 का हो। ये देखिए, ये वाला एंगल जो है, ये दो लाइन परपेंडिकुलर है। ये एंगल कितना का यहाँ पे बनता है? 90 का। राइट एंगल ट्राइंगल उस को कहा जाता है जिसमें एक एंगल 90 का हो। ये ट्राइंगल का टाइप से, ट्राइंगल क्या होता है? जिसके 3 साइड्स हो, 1 2 3। और राइट एंगल ट्राइंगल उस ट्राइंगल को जिसमें एक एंगल 90 का हो। और ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये 90 का क्या है? एक लाइन ऐसा सीधा और एक उस पे बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर होगा। तो डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC, जिसका नाम है इन विच द लेंथ ऑफ AC, ये AC का जो लेंथ है वो क्या है? √3 प्लस √5, ये इसकी लेंथ है, सेंटीमीटर में है। द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का सिंबल है ABC, इसका जो एरिया है इस ट्राइंगल का वो कितना है? 1 प्लस √15, 1 प्लस √15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये 1 प्लस √15 सेंटीमीटर का स्क्वायर इसका क्या है? एरिया है। अब यहां तक तो हमें बता रहा है कि लेंथ इतनी है, एरिया इतनी है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अब वो पूछ क्या रहा है हमसे? फाइंड द लेंथ AB। वो कह रहे आप ये वाली AB की जो लेंथ है ये मुझे बताएं। ये लेंथ तो इसने बताई, AB का लेंथ आप बताए हैं। इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में बताएं? इस वाले फॉर्म में, यानी यहाँ पे एक नंबर होगा, फिर √3 होगा, प्लस फिर यहाँ पे एक नंबर होगा। आपके आंसर में क्या होगा? यहाँ पे एक नंबर होगा, फिर उसके साथ √3 होगा, प्लस फिर यहाँ पे B की जगह पे एक नंबर होगा, फिर उसके साथ मस्ट है कि √5 होगा। आपका आंसर इस फॉर्म में आना चाहिए। वो कह रहे फाइंड द लेंथ ऑफ AB का लेंथ बताए इन द फॉर्म ऑफ दिस, इस फॉर्म में बताए सेंटीमीटर, वियर AB, ये जो A और B है आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स होने चाहिए। तो आप समझ आई, ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें 90 का ये एरिया उसने बताई है, लेंथ AC का उसने बताया, AB की लेंथ मांग रहा है, पूछ रहा है कि आप बताएं, लेकिन किस फॉर्म में? इस फॉर्म में। यानी यहाँ पे कोई नंबर फिर √3 प्लस फिर यहाँ पे कोई नंबर फिर √5। समझ आई बात? अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो आप लिखें सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद आप क्या लिखेंगे? लेंथ, लेंथ कितनी है? √3 प्लस √5। एरिया कितनी है? 1 प्लस √15 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ये सिर्फ और सिर्फ सेंटीमीटर। अच्छा, अब वो पूछ क्या रहा है? फाइंड द लेंथ AB इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हम ये जानते हैं, आप लिखें वी नो दैट, हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं? कि एरिया ऑफ ट्राइंगल की जो एरिया है वो इक्वल होती है आप 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये ट्राइंगल की एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर होती है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये उसका फार्मूला है एरिया का।
अच्छा, यहाँ पे अब आप सिर्फ एरिया ऑफ ट्राइंगल तो उसने हमें बताया कि 1 प्लस 100√15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 प्लस 100√15 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। और यहाँ पे आप बेस कितनी है, बेस ये है जिस पे ये ट्राइंगल खड़ा होता है, जिस पे 90 का एंगल है, ये बेस है। तो बेस कितनी, 100√3 प्लस 100√5 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है, हाइट ये है ए बी, हाइट कितनी है ए बी, और ये तो हमसे पूछ रहा है और ये तो हमने बताना है हाइट कितनी इस ट्राइंगल की, ए बी है। अच्छा, अब हमने ए बी बताना है तो बाकी टर्में जो हैं ए बी को इक्वल की इस साइड पे अकेला छोड़ेंगे, बाकी टर्में सबको शिफ्ट करेंगे इस साइड पे। 1 प्लस 100√15 अपनी जगह पे, ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रही है तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये टर्म क्या हो रहा है, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, √3 प्लस 100√5, तो ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। समझ आई बात, ये 2 डिवाइड हो रहा था, डिनोमिनेटर में था, तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए बी रह जाएगा। समझ आई बात यहाँ तक। अब हमने ए बी बताना है, लेकिन हम ये जानते हैं कि जब भी डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है तो हम उसको रेशनलाइज करते हैं। पास्ट एक्सरसाइज आपने सॉल्व किया होगा तो उसमें, सॉरी पास्ट एक्सरसाइज नहीं, सेकंड एक्सरसाइज 1.2 में मैं ये डिटेल से बता चुका हूँ कि जब भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ जाती है तो हम उसको रेशनलाइज करते हैं उसके कंजुगेट फैक्टर से, मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं, साइन उसका चेंज हो जाता है। तो अब यहाँ पे आ गया डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया, तो अब हम इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कैसे किया जाता है आपने एक्सरसाइज 1.2 पढ़ा होगा, लेकिन मैं अभी फिर आपको बताता चलूं कि रेशनलाइज हम इसको यूं करते हैं कि साइन चेंज करके उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं, एंड ये यहाँ पे प्लस का साइन था तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। अब आपके पास क्या बना, अब आपके पास बना ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस 2 को इधर ही रहने दे देता हूं, इस 2 को इधर ही रहने दे देता हूं, और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये 1 प्लस √15 को और इनको मल्टीप्लाई कर, 1 जब इस √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वही √3 आ जाएगी, और 1 जब इस √5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 1 के साथ प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो 1 प्लस माइनस माइनस आ जाए। 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपके पास वही √5 आ जाए। अब इसके बाद 15 को फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो जब मैं 15 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस प्लस प्लस, ये देखिए ये प्लस है और इस √3 के साथ भी प्लस है, तो प्लस 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 15 √3 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा √3 √15। अच्छा, इसको मैं ये क्यों नहीं लिख रहा हूँ √15 और √3 जब मल्टीप्लाई हो गया तो ये √45 मैं क्यों नहीं लिखता हूँ, तो उसकी वजह ये है, मैं इसको √5 भी अगर लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, मैं इस वजह से नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो मुझसे आंसर a√3 में मांग रहा है, आंसर इस फॉर्म में मैंने लेके आना है, तो इसीलिए मैं इस 3 के अंडर रूट को खराब नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मैं इसको सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, √45 के फॉर्म में मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि फिर मैंने वापस उससे ये फॉर्म बनानी है, तो पहले से ये √3 बना हुआ है तो मैं इसको क्यों छेड़ूं। तो उसके बाद क्या है, फिर ये √15 जो है ये √5 के साथ मल्टीप्लाई होना है, प्लस माइनस माइनस √5 और ये √15। अब यहाँ पे फिर चूंकि √5 मुझसे वो इस फॉर्म में मांग रहा है तो इसीलिए मैं √5 और √15 को सिर्फ करीब लिख रहा हूँ, बल्कि एक अंडर रूट में उसको नहीं लेकर आ रहा हूँ। उसकी वजह मैंने बताई क्योंकि आंसर मैंने इस फॉर्म में लेकर, तो √3 और √5 को मैं ख़राब नहीं करना चाह रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद नीचे आपके पास क्या बन रहा है, ये इसकी मल्टीप्लिकेशन तो होगी, नीचे क्या है देखिए, फार्मूला है a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी,
ए प्लस बी ए माइनस बी, देखिए ये √3 ए है, √5 बी है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये इक्वल होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। समझ आई बात? और ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो गया तो आपके पास अब रह क्या जाएगा, तो अब आप ऊपर न्यूमिनेटर में देखें, न्यूमिनेटर में आपके पास क्या, ये 2 और ये देखें ये √3 और ये इस टर्म को देखें प्लस √3 √15, ये √3 और ये वाला टर्म, ये जिस पे मैंने उंगली रखी इसको छोड़े, ये √3 प्लस √3 √15, इससे मैं क्या कर रहा हूँ, √3 को कॉमन ले रहा हूँ। जब √3 मैंने कॉमन ले ली तो मेरे पास बचा क्या, यहाँ पे √3 की जगह पे जब मैंने √3 कॉमन लिया तो यहाँ पे तो 1 रह गया। अब यहाँ पे प्लस √3 तो कॉमन निकला हुआ है, ये √3 तो कॉमन निकला हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ प्लस 15 रह गया, √15 रह जाएगा। समझ नहीं आई बात? इस टर्म को छोड़े, ये √3 मैंने कॉमन निकाला, ये दो टर्म देखें, √3 प्लस √3 √15, इससे मैंने √3 को कॉमन निकाला, तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ √3 चूंकि बाहर कॉमन निकल गया तो सिर्फ और सिर्फ 1 रह जाएगा, और यहाँ पे √3 कॉमन निकला तो प्लस 15 रह जाएगा। समझ आई बात? अब इस वाले टर्म को देखें, इन दो टर्म को, ये माइनस √5, ये माइनस √5 √15 को देखें, इससे मैं माइनस √5 को कॉमन ले रहा हूं, तो जब मैंने इसको कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 रह जाएगा। ये माइनस √5 जब मैंने कॉमन निकाला तो ये दो टर्म तो हो गए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 रह जाएगा। यहाँ पे चूंकि माइनस भी कॉमन निकला हुआ है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। कैसे बताऊंगा। जब भी आप किसी चीज को कॉमन निकालते हैं तो मीन्स आप उस टर्म को उससे डिवाइड करें। देखिए अगर मैंने इस टर्म से -5 अंडर रूट को से -√5 √15 से अगर मैंने -√5 कॉमन निकाला तो इसका मतलब ये है कि मैं इस पूरे टर्म को इससे डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये -√5, ये -√5, इसको भी -√5 √15। जो चीज भी आप कॉमन निकालते हैं आप उस पूरे टर्म को उससे डिवाइड करते, तो माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। यहाँ पे ये माइनस इसको क्या करेगा, प्लस, यानी ये माइनस माइनस कैंसिल भी कर सकते हैं, तो ये 5 कैंसिल हो गया, सिर्फ और सिर्फ √15 रह जाए। तो ये 1 प्लस √15 रह जाएगा। और नीचे आपके पास क्या बन रहा है, नीचे तो ये स्क्वायर रूट तो कैंसिल हुआ है, 3 - 5 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 5 से 3 गया 2, साइन माइनस का लगेगा क्योंकि 5 बड़ा है, तो ये -2। और यहाँ देखिए ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया। जब ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, तो नीचे सिर्फ और सिर्फ माइनस रह जाएगा। अब ये माइनस होगा कैसे, देखिए मैं आपको एनालॉजी देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 3 - 5 और नीचे आपके पास है माइनस, सिर्फ और सिर्फ रह गया। लेट सपोज सिर्फ और सिर्फ, बल्कि मैं इसको यहाँ पे आपको 5 - 1, तो इसको मैं ए से लिख सकता हूँ। 5 - 2 है तो इसको मैं ए से भी लिख सकता हूँ, -5/2 एस, और इसमें कोई भी फर्क नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, ये माइनस को मैं ऊपर ले रहा हूँ। अब ये माइनस अगर इस तरह आपके पास माइनस रह गया, मीन्स यहाँ पे तो 1 है, 1 को तो हम शो नहीं करते हैं, वो अंडरस्टूड है कि 1 मौजूद। ये माइनस ऊपर आएगा, इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस ऊपर आएगा, इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई। यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस, ये -3 बनेगा, और माइनस माइनस +5 बन जाएगा। ये जो नीचे डिनोमिनेटर में माइनस है ये ऊपर आएगा, इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस, और ये आ जाएगा √3, ये आ जाएगा 1 प्लस √15, ये आ जाएगा -√5, ये आ जाएगा 1 प्लस √15। अब ये माइनस पूरे के साथ मल्टीप्लाई। अब मैं इस स्टेप में क्या करने वाला हूँ, तो देखें इस स्टेप में मैं ये करने वाला हूँ, ये जो √3 है यहाँ पे 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेट सपोज 2 × 5, तो इसको आप यूं भी तो लिख सकते हैं 5 × 2, फर्क तो नहीं पड़ेगा रिजल्ट पे।
तो ये √3 देके क्वेश्चन में सेकंड पे है, तो मैं इसको सेकंड पे ले रहा हूँ, सेकंड इसको बना रहा हूँ। ये 1 प्लस √15 को पहले लिख रहा हूँ, ये माइनस उसी तरह, और ये √3 को मैं बाद में लिख रहा हूँ। तो समझ आई बात? 1 प्लस √15, ये √3, सिर्फ मैंने एक चेंज किया, इसको यहाँ ले आया हूँ, इसको यहाँ ले आया हूँ, बाकी और मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ पे ये माइनस जब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ये इसको भी मैं चेंज कर रहा हूँ, तो पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, पहले मैं 1 प्लस √15 लिख रहा हूँ, फिर ये बाद में √5 लिख रहा हूँ। तो ये अब मेरे पास a है और ये √3 है, ये नंबर मेरे पास b है और ये मेरा √5 है। तो अब यही मेरे पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो अब तक अगर आपने काइंडली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड इसके साथ साथ आपके फिजिक्स के लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हैं, आप जाके देख सकते हैं, या पंजाब बोर्ड मेंटोर के नाम से फिजिक्स के लेक्चर को सर्च कीजिए। तो सेकंड चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट है, तो आप उसको सर्च करके देख सकते हैं। और एक्सरसाइज 1.2 2.2 ऑलरेडी अपलोड हैं, आप उनको भी जाके देख सकते हैं मैथमेटिक्स के। अच्छा, यहाँ से ये इक्वल आ रहा है, यहाँ से आप इसमें इक्वल, चूंकि यहाँ से पहले आ रहा था, यहाँ से मैंने नहीं लगाया, तो आप इक्वल लगाते जाए। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है अ रेक्टेंगल ए साइड्स ऑफ लेंथ 2 प्लस √18 मीटर एंड 5 माइनस 4 ओवर √2 मीटर, एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस b √2 वेयर a एंड b आर इंटीजर। इसमें कहा जा रहा है कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल इस फिगर को कहते हैं क्वाड्रिलेटरल फिगर होता है, जिसके 4 साइड्स होते हैं, अपोजिट लेंथ एक दूसरे के इक्वल होती है, ये लेंथ है, ये विड्थ है। तो इसमें कह रहे हैं कि आपके पास जो लेंथ है वो 2 प्लस √18 मीटर है, और इसकी जो विड्थ है वो 5 माइनस 4 √2 मीटर है, और वो आपको कहा, आपसे पूछ क्या रहा है, एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आप इसकी ये वाली जो एरिया है इसको फाइंड आउट कर ले, किस फॉर्म में, a प्लस बी √2 की फॉर्म में इसका आंसर लेकर आए, इसकी एरिया को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर ले। तो आपको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ आया होगा। रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ ये है, विड्थ ये है, आपने उसकी एरिया बतानी है, लेकिन इस फॉर्म में a प्लस बी √2 की फॉर्म में इसका आंसर लेके आना है। तो अब हम इसको शुरू करेंगे, तो लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद आप लिखे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, आप एक्स्ट्रा लिखे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, आपके पास क्या है 2 प्लस √18 मीटर। उसके बाद उसकी विड्थ या ब्रेथ कह सकते हैं, विड्थ कितनी है 5 माइनस 4 √2 मीटर। पूछ क्या रहा है, एरिया, क्वेश्चन मार्क, आप लिखेंगे वी नो दैट, हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर होती है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। रेक्टेंगल की जो जब ये आप एरिया निकालोगे तो उसका फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ है, जिस तरह ट्राइंगल का आप बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट था। तो लेंथ इसकी कितनी है 2 प्लस √18 मल्टीप्लाई बाय विड्थ कितनी है 5 माइनस 4 √2। अच्छा, अब आप इसको क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। तो इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो ये 2 पहले 5 के साथ हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा, फिर 2 जो है ये प्लस माइनस माइनस 2 जो है ये 4 √2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 पहले इस 5 के साथ, फिर 2 इसके साथ। अब ये प्लस का जो 18 है √18 है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, बल्कि 5 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय ये यहाँ पे इसका 1 है तो 1 5 सा 5, ये √18 आ गया। अब ये √18 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 4 ओवर √2, ये √18, ये प्लस माइनस माइनस बनेगा, ये याद रखिए, प्लस माइनस माइनस बनेगा, ये √18 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ 4
और अंडर रूट 2। उम्मीद है कि आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, अब इसके बाद होगा क्या, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। इसको मैं यूं लिख सकता हूं, 2 5 ज़ा 10 माइनस इस 2 को मैं कैसे लिखूंगा, इस 2 को मैं यूं लिखता हूं, आपका कोई इतराज नहीं होगा। इस 2 को मैं कैसे लिखता हूं, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई, ये डॉट जो है ये मल्टीप्लाई को डिनोट करता है, ये अंडर रूट 2। इस 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब बताऊंगा कि कैसे। ये मल्टीप्लाई हो के अंडर रूट 2 अंडर ये स्क्वायर रूट 2 ये स्क्वायर रूट 2, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो ये 2 इस ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 रह जाएगा। तो इस 2 को मैंने इस फॉर्म में लिखा, क्योंकि इस फॉर्म में इस वजह से लिख सकता हूँ, ये मल्टीप्लाई होके वापस क्या बनेगा, वही 2 बनेगा, रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी इस 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, डॉट ऐसे, क्योंकि ये वापस मल्टीप्लाई होके ये चीज बनेगा और ये इसके साथ कैंसिल होके, तो 2 इक्वल है 2 के। तो मैं इसको यूं लिखता हूं, और क्यों लिख रहा हूं वो भी बताऊंगा। ये अंडर स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2, इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो 4 अंडर रूट 2 स्क्वायर रूट 2। अच्छा, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। मैं इस स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट करने के लिए, ताकि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है कैंसिल आउट हो जाए, हम रेशनलाइज से बच जाए। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में ये आ रहा था तो फिर रेशनलाइजेशन करनी पड़ेगी, तो इसी वजह से उससे बचने के लिए मैंने इस 2 को यूं लिखा, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट कर लिया। अब इसके बाद प्लस 5 और ये 18 अंडर रूट 18 इसी तरह माइनस, अब इस अंडर रूट 18 को मैं यूं लिखता हूं 9 मल्टीप्लाई बाई 2। अंडर रूट 18 को मैं लिखता हूं अंडर रूट 9 मल्टीप्लाई बाई 2। ये क्या बनेगा, 9 2 ज़ा वापस 18 बनेगा, और इस अंडर रूट 9 मल्टीप्लाई बाई 2 को मैं ये स्क्वायर रूट अलग अलग या अंडर रूट अलग अलग दे रहा हूं। आपका कोई इतराज, ये अलग अलग दे सकता हूं, 9 को भी अलग दे दूंगा, 2 को भी अलग दे दूंगा। तो इस अंडर रूट 18 को मैं पहले, ये देखें माइनस मैंने लिख लिया। अब ये अंडर रूट 18 जो है, मैं इसको यहाँ पे मैंने समझाया आपको कि मैं इसको इस फॉर्म में लिखता हूँ, अंडर रूट 9 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 2, और उसके बाद आ रहा है ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4 अंडर रूट 2 से, और ये अंडर रूट 2 इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा, और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 9 रह जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है, नेक्स्ट स्टेप में 10 ये माइनस ये अंडर रूट 2 ये 4 के साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे इसका 1 है, 4 1 ज़ा 4, ये अंडर रूट 2। अच्छा, अब प्लस ये 5 और इस 18 को मैं दोबारा इसको लिख सकता हूँ 9 मल्टी 18 को अंडर रूट 18 को या स्क्वायर रूट 18 को 9 मल्टीप्लाई बाई 2 में लिख सकता हूँ, 9 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकता हूँ, माइनस इस 9 को, ये स्क्वायर रूट का जो 9 है, ये स्क्वायर रूट 9 किसके इक्वल होता है, ये 3 के इक्वल होता है। कैसे, स्क्वायर रूट 9 को लिखा जा सकता है 3 मल्टीप्लाई बाई 3, और 3 मल्टीप्लाई बाई 3 को लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ 3 बच जाएगी। तो स्क्वायर रूट 9 इक्वल होता है 3 के, ये स्क्वायर रूट 9 जो है ये इक्वल होता है 3 के, और ये मल्टीप्लाई है 4 के साथ, किसके साथ, 4 के साथ, क्योंकि यहाँ पे 4 आ रहा है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5, और ये 9 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट 2, इसको फिर मैं 9 को अलग दे दूंगा, 2 को अलग दे दूंगा, इसको अलग अलग दे सकता हूँ। और 9 का स्क्वायर रूट आपको अभी मैंने समझाया यहाँ पे कि 9 का स्क्वायर रूट 3 के इक्वल होता है, और यहाँ पे ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये 5 अपनी जगह पे, इसका आ जाएगा 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2, माइनस 3 4 ज़ा 12 बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में ये 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आ जाएगा 15 स्क्वायर रूट 2 माइनस 12। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास, अब देखिए ये और ये 10 और 12, 10 ये माइनस 12,
तो क्या बनेगा, प्लस माइनस माइनस 12 से 10 गया 2, साइन माइनस का लगेगा क्योंकि 12 बड़ा है, तो यहाँ पे मैं -12 लिखता हूँ। यहाँ पे देखिए इन दोनों का ये स्क्वायर रूट सेम है 2 और इसका 2, तो प्लस माइनस माइनस 15 से 4 गया तो क्या बचेगा, 15 से 4 गया 11, लेकिन साइन प्लस का लगेगा क्योंकि 15 बड़ा है, 15 से 4 गया 11, साइन प्लस का लगेगा क्योंकि 15 बड़ा है, और ये √2। अच्छा, इसको मैं √2 या स्क्वायर रूट 2 कह रहा हूँ, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। जब इसका यहाँ पे कुछ भी ना हो इंडेक्स में तो इसको स्क्वायर रूट कहा जाता है, और आप इसे √रूट भी कहें तो कोई मसला नहीं है। √रूट जर्नलाइज टर्म है और इसको स्पेसिफिकली स्क्वायर रूट कहना चाहिए। अगर इसका इंडेक्स में कुछ भी ना हो तो 1/2 इसका पावर है, ये 1 ये स्क्वायर रूट इक्वल होता है 1/2 के। अच्छा, तो ये आप देखें, ये आपने उसने कहा था कि आंसर A + B और स्क्वायर रूट 2 में आना चाहिए, तो ये आ गया -2 + 11 स्क्वायर रूट 2, ये आपके पास इसका आंसर हो गया। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। वो कह रहे हैं कि हमने दो नंबर को जमा किया है जिसका सम किसके इक्वल आया है, 68 के, और उन्हीं दो नंबरों को हमने माइनस किया हुआ है, डिफरेंस उनका निकाला हुआ है वो 22 के। तो मैं कहूंगा सोल्यूशन के बाद लेट वो दो नंबर जो हैं x + y, मैं कहता हूं पर्स कर ले मैंने x + y को जमा किया, आपने जमा किया हुआ है, वो 68 के इक्वल है, और इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। x और y को मुझे तो पता नहीं, मैं अभी निकालूंगा कि वो कौन से दो नंबर हैं, तो मैं उसको लेट कर रहा हूं कि x + y जमा हुए हैं, वो 68 के इक्वल आए हुए, और यही दो नंबरों का इन लोगों ने माइनस किया हुआ है, डिफरेंस निकाला हुआ है, वो 22 के इक्वल आया हुआ है, और इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद मैं कहता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सवाल के मुताबिक एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर रहा हूं, तो क्या होगा, देखिए x + y = 68, x - y = 22, इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं। जब मैं ऐड करूंगा x + x, ये आ जाएगा 2x। अब इन दोनों को जब मैं ऐड करता हूं, प्लस माइनस माइनस y से y गया तो ये तो कैंसिल हो गए, देखिए अगर मैं 4 -4 को 8 कर लूं तो प्लस माइनस माइनस 4 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो y कैंसिल हो गए, 2x बराबर है, इन दोनों को अगर मैं 8 कर लूं, 8 और 2 ये 10, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 6 2 ये 8 और ये 90 बनेगा। समझ आई बात, हमारे पास एक वेरिएबल कैंसिल हो गया। अब 2x बराबर है 90 के, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, 2 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी, और x बराबर होगा 2 4 ज़ा 8, 1 यहाँ पे करी 10, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, तो ये आ गया 45। यानी यहाँ से हमें ये पता चला कि इनमें से ये जो दो नंबर इसने प्लस किए वो 68 आया हुआ है, या यही दो नंबर जो उनने माइनस किए हैं 22 है, उनमें से एक नंबर जो है वो 45 है। x की वैल्यू क्या है, 45, एक नंबर 45 है, तो वो दूसरा नंबर क्या है उसको हम कैसे मालूम करेंगे, आप पुट कर लें बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, आपकी मर्जी है, आप इस x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रखना चाहें या इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू पुट कर लें, तो किसी में भी पुट कर लें, आपके पास दूसरे नंबर का पता आपको चल जाएगा कि वो दूसरा नंबर कौन है। आप इसमें पुट कर ले या इसमें, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, मैं 1 में पुट करता हूं, तो 1 में पुट करने से x की जगह पे मैं 45 लिखूंगा, प्लस नजर आ रहा, अच्छा y की जगह पे तो y आएगा, y की वैल्यू तो अभी हमने फाइंड करनी, यहाँ पे 68
अब क्या आ जाएगा, y की वैल्यू मालूम करनी है तो 68 अपनी जगह पे, 45 यहाँ पे प्लस हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मीन्स अंडरस्टूड है कि इसके साथ प्लस है। यहाँ क्या माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू, अब 5 से 8 आप यहाँ पे 8 से 5 गया तो 3, आप माइनस कर लें कैलकुलेटर से, तो 6 से 4 गया 2, वो दूसरा नंबर जो है वो 23 है। और 23 और 45 को आप प्लस भी कर लें तो आप देख लें वो 68 ई आएगा। देखिए 5 और 3 8, 4 और 2 6, तो ये 68 ही आएगा। आप इन दोनों का डिफरेंस ले लें तो वो 22 ई आएगा। तो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब तक काइंडली अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड फिजिक्स के लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हैं और इसके आगे के एक्सरसाइजेज भी ऑलरेडी अपलोड हैं, आप जाके देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। और अगर आपको रिव्यू एक्सरसाइज पे भी लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर लें, मैं ज़रूर फिर उस पर लेक्चर अपलोड करूँगा रिव्यू एक्सरसाइज पे इस चैप्टर का। अच्छा, तो सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकेंड क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। वो कह रहे हैं कि 2024 के समर में, यानी यूजुअली अमूमन क्या होता है कि समर में क्या होता है, लाहौर का जो वेदर है, मौसम है, वो क्या होता है, गर्म होता है, वार्म होता है, गर्म होता है। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड, टीवी के न्यूज़ ने क्या किया है, उसे रिपोर्ट किया है, किसको, टेम्परेचर को, एज आई एज 48 सेंटीग्रेड। कितना था, 48 सेंटीग्रेड। बाय यूजिंग द फार्मूला, वो कह रहे आप इस फार्मूले को इस्तेमाल करें। और इस फार्मूले को इस्तेमाल करके क्या बताना है, वो कह रहे फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। तो टेम्परेचर को देके हम सेंटीग्रेड में भी मेजर करते हैं, केल्विन में भी मेजर करते हैं और फ़ारेनहाइट में भी मेजर करते हैं। ये तीनों टेम्परेचर के क्या हैं, यूनिट है। तो उसने सेंटीग्रेड में दिया हुआ है और कह रहा है कि आप फ़ारेनहाइट में इसको मालूम, अगर 48 सेंटीग्रेड है तो वो कह रहे हैं फ़ारेनहाइट में कितना टेम्परेचर होगा। तो अब हमने फ़ारेनहाइट में उसको बताना है। तो किस तरह बताना है, फार्मूला उसने दिया है तो सिर्फ फार्मूले में वैल्यू पुट कर ले। आप लिखेंगे सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद आप क्या लिखोगे, आपके पास जो टेम्परेचर है कितना है, 48 सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट में बताना है। तो आप लिखेंगे वी नो दैट, हम ये जानते हैं फ़ारेनहाइट इक्वल होता है 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32। अच्छा, अब आप इस फार्मूले में 9/5 अपनी जगह पे, सेंटीग्रेड कितना, सेंटीग्रेड जितना दिया है 48 सेंटीग्रेड दिया है आपको। अच्छा, प्लस 32, आप क्या कर लें, कैलकुलेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 मल्टीप्लाई बाई 48, तो आपके पास आ जाएगा 432। अच्छा, ये मैंने साइंटिफिक नोटेशन पे कैलकुलेटर को लगाया हुआ है, तो आपने ये 432 आता है, क्या 432 ओवर 5 प्लस 32। अच्छा, एक तरीका तो ये है कि आप एलसीएम ले लें, फिर वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा वो तरीका, वो फिर क्या हो जाएगा, बहुत लेंथी जाएगा। तो आसान सा तरीका ये आप 5 और 432 को डिवाइड करें किस पे, 5 पे, आपके पास आ जाएगा 86.4 प्लस 32। अब इनको प्लस कर लें तो ये आ जाएगा 118, यानी 118.4 फ़ारेनहाइट, इतना आपके पास आ जाएगा टेम्परेचर। समझ आई बात, और यही आपका आंसर है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन में है द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72। वो कह रहे हैं कि फादर और सन की एज को सम किया गया है, जमा किया गया है, कितना आया हुआ है, 72 ईयर्स। वालिद और सन के एज को जमा किया गया है तो उन दोनों का इकट्ठा एज कितना आया हुआ है, 72 ईयर्स। 6 ईयर्स एगो, 6 साल पहले क्या था, द फादर एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन, यानी 6 साल पहले की बात हो रही। यहाँ तक तो वो कह रहा था कि फादर और वालिद की एज को जमा किया गया है, दोनों को 72 ईयर्स आया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में वो कह रहा है कि 6 साल पहले जो था, वालिद की एज
दुगुना थी, 2 टाइम्स थी किसकी एज की? उसकी सन की एज की। व्हाट वाज द सन एज 6 years ago? तो 6 साल पहले उसके सन की एज क्या थी? शायद समझ नहीं आया होगा, अब इजीली समझा। देखिए अभी करंटली वालिद और फादर एंड सन की एफ, ये मैं लिखता हूँ फादर और सन की एज को जब जमा किया गया है करंटली तो वो 72 ईयर्स आया हुआ है। कितना? करंटली फादर और सन की एज को जब सम किया गया है तो वो 72 ईयर्स है। अब इसके बाद ये तो यहां तक बात हो गई। 6 साल पहले 6 years ago, 6 साल पहले क्या सिचुएशन है? 6 साल पहले जब जो वालिद की एज है, जो वालिद की एज है, जो फादर की एज है, वो दुगुना है किसके? वो 2 टाइम्स है। यानी अगर वालिद की एज दुगुना है किसकी? उसकी सन की। अगर उसकी सन की एज 20 है 6 साल पहले, मैं फर्ज कर रहा हूं, तो वालिद की एज उसकी दुगुना है तो कितनी? 40 होगी। अगर सन की एज 6 साल पहले 20 है तो वालिद की एज 40 है। यहां तक बात समझ आई? 6 साल पहले क्या कंडीशन है? जो वालिद की एज है वो दुगुना है उसकी बेटी की। यानी अगर सन की 20 है तो वालिद की 40 है। अगर सन की 40 है तो वालिद की 80 है। वो कह रहे हैं व्हाट वाज द सन एज 6 years ago? 6 साल पहले उसकी बेटी की एज कितनी थी? ये तो नहीं है, ये तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि अगर उसकी 20 है तो इसकी 40 है। वो कह रहे हैं कितनी होगी? तो अब हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बनाना है। वो कैसे बनाना है? 6 years ago, 6 साल पहले क्या कंडीशन होगी? 6 साल पहले ये कंडीशन होगी। इन दोनों को मैंने इक्वेट करना है। इन दोनों 6 साल पहले मैंने एक इक्वेशन बनानी। करंटली का तो इक्वेशन ये है, मुजदा तो फादर और एज के सन को जमा करके 72 ईयर्स आया है। इससे मैंने एक इक्वेशन बनाया हुआ है। 6 साल पहले मैंने यहां से किस तरह इक्वेशन बनानी है? इस तरह बनानी कि जो उसकी सन की एज है, जो उसकी सन की एज है 2s, यानी जो सन की एज है वो दुगुना, सन की जो एज है वो बराबर होगी उसके वालिद की। कब बराबर होगी? क्योंकि 6 साल पहले कंडीशन ये है कि उसके वालिद की एज दोगुना है। अगर ये 40 है तो ये कब इक्वल हो सकती है? इसकी सन की एज की। अगर इसकी सन की एज दुगुना हो जाए तो 2s बराबर है एफ के। क्योंकि वालिद के 2s में इसको क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वालिद की एज वो कह रहे हैं 6 साल पहले वो दुगुना थी। तो जब 6 साल पहले उसके वालिद की एज दोगुना थी तो उसकी सन की उसकी क्या होगी? आप होगी। तो इसको मैंने इक्वेशन फिर किस तरह बनाना होगा? इस तरह बनाना होगा कि सन की एज के साथ जब मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो फादर एंड सन की एज इक्वल हो जाएगी। कैसे? सपोज कर ले इसकी एज 40 है तो इसकी एज कितनी होगी? ये दुगुना 2 होगी, 20 होगी। तो इसके साथ जब 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 20, ये 40 इज इक्वल टू 40। इस तरह एक इक्वेशन मैं दूसरा बनाऊंगा कि फादर 2s इक्वल है एफ के। दुगुना एज बेटी की इक्वल है सिर्फ वालिद की, क्योंकि 6 साल पहले कंडीशन यही है कि उसके वालिद की एज दुगुना है। तो जब ये दुगुना है तो हमने उसके बेटे के साथ 2 मल्टीप्लाई करना है तो तब ये इक्वल होगा। उम्मीद है कि आप समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो यहाँ पे जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पे फिर बताऊंगा। अब मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद मैं लिखूंगा लेट, पर्स कर ले, एज ऑफ सन। सन की जो एज है, अभी करंटली की बात हो रही, आज जो उसकी सन की एज है वो x है, और एज ऑफ फादर मैं पर्स कर रहा हूं उसकी y है। जब इन दोनों को प्लस कर लोगे तो वो कह रहे द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन। इन दोनों को जब आप प्लस कर लोगे, यानी सन की एज जो x है, y फादर की एज जो y है, इन दोनों को जब आप प्लस तो 72 आता है। और इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। और अब मैं कहता हूं 6 years ago, 6 साल पहले उसकी बेटी की एज कितनी? अगर आज x है, अगर आज x है तो 6 साल पहले कितनी थी? तो 6 साल पहले, यानी अगर आज x है तो 6 साल पहले x माइनस 6 होगी। यानी अगर x आज पर्स कर ले 20 है, अगर आज पर्स कर ले x क्या है? 20 है,
तो 6 साल पहले कितनी होगी, 6 साल पहले कितनी होगी, तो आज अगर 20 है, 20 माइनस 6 क्या हो जाएगी, 14, यानी 20 माइनस 6 हो जाएगी। अगर आज x है तो 20 साल पहले, तो 6 साल पहले कितनी थी, सन की एज क्या होगी, सन एज क्या हो जाएगी, x माइनस 6, क्योंकि 6 साल पहले ये तो x तो आज है, तो 6 साल पहले x माइनस 6 होगी। फादर की एज क्या होगी, वो भी 6 साल पहले, तो अगर आज y है तो 6 साल पहले y माइनस 6 है। समझ आई बात, यहां तक बात समझ आई। अब मैंने इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन ये है कि मैं इस साइड पे इसके वालिद की एज रखूंगा, 6 साल पहले जो इसकी वालिद की एज थी वो y माइनस 6 थी, लेकिन यही एज क्या थी, 2 टाइम्स थी उसके सन की। तो यहां पे मैं सन की एज लिखूंगा, लेकिन इसके साथ मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि तब ये इक्वेशन बन सकेगा, ये दोनों इक्वल होंगे, बराबर होंगे, अगर इसकी सन की एज के साथ 2 मल्टीप्लाई किया जाए। क्योंकि जो वालिद की एज थी वो तो 6 साल पहले 2 टाइम्स थी, यानी अगर ये 40 है तो ये अगर ये सन की 20 है तो ये 40 है, तो ये कब 40 होगा, जब इसके साथ 2 मल्टीप्लाई किया जाएगा। समझ आई बात, ये 2 इस वजह से आ रहा है क्योंकि उसकी, तो 2 यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई नहीं करना कि उसके वालिद की 2 टाइम्स थी तो 2 में यहाँ, मैं तो इक्वल बनाना है, दोनों को बराबर करना है, तो बराबर में कैसे ले आऊंगा, उसके सन के साथ 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो तब ये बराबर हो। ये तो ऑलरेडी 2 टाइम्स है तो ये भी उसके साथ इक्वल हो जाएगा। अब उम्मीद है समझ आया होगा। ये इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2x माइनस 2 इस 6 के साथ, तो ये 12 आ जाएगा, इज इक्वल टू y माइनस 6। यहां तक बात समझ आई होगी। अब यहां से मैं क्या करता हूं, इस 6 को आप इस साइड पे ले आए, 6 यहां पे आ जाएगा तो प्लस का बनेगा, y यहां पे अकेला रह जाएगा। अब 2x प्लस माइनस माइनस, 12 से 6 गया 6, साइन माइनस का लगेगा क्योंकि ये 12 बड़ा है, ये 12 से 6 गया तो 6 साइन माइनस का क्योंकि 12 बड़ा है, तो ये y। अब ये y की वैल्यू हमारे पास आ गई, y बराबर है 2x माइनस 6 के। अब इस चीज को मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या कहता हूं, अब मैं इस y की वैल्यू को पुट करूंगा किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, x प्लस y की वैल्यू क्या है, y किसके बराबर है, 2x माइनस 6 के बराबर है। ये x मैंने लिखा, y की जगह पे 2x माइनस 6 लिखा, इज इक्वल टू 72। अब 2x प्लस x ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 72 अपने जगह पे, ये 6 यहाँ पे माइनस हो रहा है तो इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा, नजर आ रहा है, अच्छा 3x इज इक्वल टू 72 से ये आ जाएगा 72 प्लस 6 ये आ जाएगा 78, x बराबर है 78 और 3, तो ये 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 यहाँ पे, तो ये 3 6 जा 18, x बराबर है 26 के, यानी x बराबर है 26 के। अब यहाँ पे देखिए x क्या है, x एज है, किसकी एज है, उसकी सन की एज है। कब की एज है, आज की एज है। कब की एज है, आज की। लेकिन उसने तो हमसे पूछा है कि 6 साल पहले कितनी थी उसकी एज। अगर आज 26 है तो 6 ईयर्स एगो कितनी थी, 6 ईयर्स एगो। अगर आज 26 है तो 6 ईयर्स एगो कितनी थी, 6 ईयर्स एगो उसकी एज कितनी थी, x माइनस 6। x क्या है, x क्या है, ये आ जाएगी सन एज। 6 साल पहले कितनी थी, x माइनस 6। अब x की जगह पे 26 माइनस 6, तो ये 26 से 6 गया, ये आ जाएगी 20। अगर आज 26 है तो 6 साल पहले 20 थी। अब यहाँ तक ही हमने करना था, 6 साल पहले उसकी सन की एज बतानी थी। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते। अच्छा, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है मीरा सेल्स अ टॉय, उसने एक खिलौने को बेचा फॉर RS 1520 रुपए में। व्हाट विल बी द सीलिंग प्राइस। अच्छा, इसमें एक मिस्टेक है, ये देखिए यहाँ पे सीलिंग है, यहाँ पे सेल्स है, यहाँ पे कह रहे हैं कि बेचा है और यहाँ पे कह रहे हैं कि बेचने की प्राइस क्या होगी, तो ये गलत है। यहाँ पे कह रहे हैं बेचा है और यहाँ पे कह रहे हैं बेचने की प्राइस क्या होगी,
तो ये गलत है, यहाँ पे सेल नहीं आएगा, यहाँ पे फिर क्या आएगा, बॉट आएगा। उसने लिया होगा। मीरा बॉट अ ट्रॉय फॉर RS, उसने एक ट्रॉय को लिया 1520 रुपीज में। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस, उसकी बेचने की क्या कीमत होगी। B टू गेट आ 15% प्रॉफिट, अगर वो उसमें 15% प्रॉफिट कमाना चाह रही है तो अगर उसने 1520 रुपए का लिया है तो मेरा कितनी रुपए पे उसको बेचेगी कि उसमें वो 15% प्रॉफिट कमा है। तो आप पहले लिखें सोल्यूशन, बड़ा इजी है, कोई मुश्किल नहीं। आप लिखें कॉस्ट प्राइस, उसने लिया कितना का है, RS 1520 का उसने क्या किया हुआ है, 1520 का उसने लिया हुआ है, और वो प्रॉफिट इसमें कितना कमाना चाह रही है, 15%। अब मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन में, पहले मैं ये मालूम करूंगा कि 1520 रुपए में 15% क्या वो इसमें क्या कर रही, 15% क्या कमाना चाह रही, प्रॉफिट कमाना चाह रही। तो इसका 15% क्या आएगा, इसका 15% 1520 रुपए का 15% क्या आता है, पहले मैं ये मालूम करूंगा। जितना भी आएगा, फॉर एग्जांपल 1520 रुपए का 15%, लेट सपोज 100 रुपए आ गई, कितनी आ गई, लेट सपोज 100 रुपए, RS ये आ गया। तो वो फिर कितना का बेचेगी, वो फिर अगर इसमें 15% प्रॉफिट कमाना चाह रही है तो 1520 रुपए का 15% 100 आता है, तो वो फिर उसको बेचेगी। इनको ऐड कर दीजिए, 1520 को 100 में ऐड कर तो ये आ जाएगा 1620, वो फिर 1620 रुपए में बेचेगी इसमें। इसको समझ आई बात। पहले आपने ये बताना है कि ये इसमें 15% कितना बनता है। जो भी 15% बनेगा, फॉर एग्जांपल 100 है, 200 है, जो भी है, उसमें फिर इसको ऐड कर दीजिए तो उतना का वो फिर उसको सेल करेगी। तो कैसे आप इसको, तो प्रॉफिट अमाउंट आपने कैसे बतानी है, सिंपल है। प्रॉफिट अमाउंट आपने ये 15 है, ये परसेंट का 100 यहाँ पे ओवर में लिखे, मल्टीप्लाई बाई ये जो कॉस्ट प्राइस है जितना का उसने लिया है, 1520 का उसने लिया है। अच्छा, यहाँ से क्या होगा, ये जीरो इस जीरो के साथ कैंसल आउट हो जाएगी, और 15152 को आप मल्टीप्लाई तो ये आपके पास आ जाएगा 2280, और नीचे ये 10, ये जीरो इस जीरो के साथ गई तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं, वो अंडरस्टूड है कि मौजूद है। तो 228 रुपए आती है 15% इसका, ये 228। अब अगर इसने 15% इसमें कमाना है तो उसने कितना का बेचना है, तो जब उसने लिया इतना का है तो उसने बेचना कितना का है, 15% कमाना है, तो ये इसमें ऐड होगा। तो ये इसमें ऐड होगा, जितना भी आएगा उतना ही उसमें फिर उसको बेचना है। तो आप लिखिए सीलिंग प्राइस, यानी जो सेल करने वाले, SP सीलिंग प्राइस क्या होगी, कॉस्ट प्राइस जितना का लिया होगा प्लस, और जितना वो प्रॉफिट करना चाह रही, कितना प्रॉफिट करना चाह रही, 15%, और 15% कितना बन रहा है, उसकी सेलिंग प्राइस इक्वल होगी, यानी वो कितनी, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस उसकी क्या बनेगी, तो जितना का लिया होगा प्लस जितना वो प्रॉफिट कमाना चाह रही। तो सेलिंग प्राइस उसने लिया कितना का था, 1520 का लिया था, प्रॉफिट कितना करना चाह रही है, 15% जो कि ये आता है, और इसको आप 8 कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1748, इसके साथ RS लिखे, ये इसकी सेलिंग प्राइस होगी। इतने पे वो उसको बेचेगी, जब वो इतने पे बेचेगी तो उसका 15% प्रॉफिट होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज RS 960,000, यानी 9,60,000 उसकी क्या है, एनुअल इनकम है, सालाना तैयब को इतने, उसका इनकम इतना है 9,60,000। वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज 1,30,000, यानी 1,30,000 उसकी एग्जेम्प्टेड अमाउंट है। एग्जेम्प्टेड अमाउंट उस अमाउंट को कहा जाता है जिस पे आप से गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती, वो अमाउंट एग्जेम्प्टेड अमाउंट कहलाती है, जिसपे आपसे गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती, उसको एग्जेम्प्टेड अमाउंट का। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75, यानी 0.75% के हिसाब से अगर इस पे टैक्स लगाया जाए
तो इसका कितना टैक्स बनेगा? तो देखिए टोटल इनकम कितना है, सोल्यूशन लिखे, टोटल इनकम कितना है 9,60,000 और एग्जम्प्टेड अमाउंट कितना है, एग्जम्प्टेड अमाउंट वो अमाउंट जिस पे गवर्नमेंट उससे टैक्स नहीं लेगी, वो कितना है 1,30,000। अच्छा तो बाकी पे तो टैक्स लेगी, इसमें से 1,30,000 पे टैक्स नहीं होगा, बाकी पे होगा, तो रिमेनिंग कितना बचेगा? उस पे तो टैक्स लगेगी, तो 1,30,000 पे तो टैक्स नहीं होगा, 9,60,000 माइनस 1,30,000, इस पे टैक्स नहीं होगा। जब ये निकाला जाएगा तो ये आ जाएगा 8,30,000 पे बच जाएगी, और इस पे टैक्स लगेगा, इस पे लगेगा, 1,30,000 पे नहीं था, 1,30,000 जो था वो एग्जम्प्टेड अमाउंट था, उस पे टैक्स नहीं था, टोटल इनकम इतना था, तो इस 8,30,000 पे अब टैक्स लगेगा। और रेट क्या है 0.75% के हिसाब से टैक्स इस पे लगेगा। तो अब बहुत इजी है इसको निकालना, तो आपने क्या टैक्स अमाउंट मालूम करनी कि उस पे टैक्स कितना लगेगा, टैक्स की क्या रकम होगी। तो ये जो 0.75 है इसको मैं इस तरह लिखूंगा, तो आप देखते जाएं। मैं पहले क्या करूंगा, ये 0.75 है, इसका मैं पहले ये पॉइंट हटाऊंगा, पॉइंट की जगह पे 1, आगे जितने डिजिट उतने 0, तो ये बन जाएगा 75.100। और अब इसके साथ चूंकि परसेंटेज भी है, तो परसेंटेज का जो 100 है वो भी तो क्या आएगा, वो भी तो ओवर में आएगा, वो भी तो नीचे डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये बन जाएगा 75, ये दो जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये आ जाएगा। अब उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा। अगर इस तरह समझ नहीं आया तो अब दूसरी तरीके से समझाऊंगा। देखिए एक ये मैं लिखता हूं 75 और यहाँ पे पॉइंट की जगह पे 1, उसके बाद 2 जीरो किसके हैं, 2 जीरो जो 2 डिजिट हैं उसके हैं, और 2 जीरो किसके हैं, जो इसका एक और 100 आएगा, जो किसका आएगा, जो ये परसेंटेज का आएगा। समझ आई बात? तो ये दो मल्टीप्लाई होके ये चीज बनेगा। अब मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट कितनी थी जिस पे टैक्स लगना था, वो 8,30,000 रुपए। समझ आई बात? अब यहाँ पे चाहे आप इस तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यूं लिखें या इस तरह लिखें तो वो फर्क नहीं पड़ता, ये 2 जीरो इन 2 जीरो के साथ, ये 2 जीरो, ये जो 2 जीरो बच गए इनके साथ। अब 75 मल्टीप्लाई बाय नीचे यहाँ पे 1 बच गया, 1 1 जा 1, तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपके पास आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा 75 मल्टीप्लाई बाय 83, तो ये आपके पास आ गया 6225। आपके पास ये अमाउंट टैक्स इतना, उस पे टैक्स अमाउंट ये आपके पास आ गया। अब इसका फाइनल क्वेश्चन है, अच्छा फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन RS 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। देखिए मार्कअप किसे कहा जाता है, जब भी आप बैंक वगैरह से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से आप लोन लेते हैं, उधार लेते हैं, तो वो उस पे आपसे फिर एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करते हैं, उसे कहते हैं इंटरेस्ट। वो जो एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करते हैं उसे कहा जाता है मार्कअप। क्या कहा जाता है? मार्कअप। जब भी आप किसी बैंक वगैरह से या ऑर्गेनाइजेशन से आप लोन लेते हैं तो वो आपसे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करते हैं, वो एक्स्ट्रा पैसे जो चार्ज करते हैं वो मार्कअप कहलाते हैं। अच्छा वो मार्कअप फिर वो कितना चार्ज करेंगे वो डिपेंड करता है कि आपने उनसे कितने पैसे उधार लिए। अगर आप ज़्यादा पैसे उधार लेते हैं तो ज़्यादा मार्कअप लगेगा, ज़्यादा वो एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। अगर कम आप लोगे तो कम चार्ज करेंगे। अगर ज़्यादा अरसे के लिए लोगे, 1 ईयर के लिए लोगे तो ज़्यादा लगेगा, 2 ईयर के लिए लोगे तो और ज़्यादा मार्कअप आएगी। अच्छा जो अमाउंट आप ले रहे हैं वो कहलाता है प्रिंसिपल अमाउंट, जो आप प्रिंसिपल अमाउंट
जो पैसे आप ले रहे हैं उससे उधार वो कहलाते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे कितना है, कितना इससे इसने जो लिया हुआ है वो है 3,75,000। ये इतना उसने, ये 10 मैंने नीचे लगाए, इतना उसने लिया हुआ है, ये प्रिंसिपल अमाउंट कहलाता है। अच्छा टाइम कितना है, वो टाइम तो यहाँ पे मेंशन करने की कोई ज़रूरत थी नहीं, वो 1 ईयर, तो टाइम की कोई ज़रूरत थी नहीं, तो वो 1 ईयर है। रेट कितना है, कितना परसेंट वो चार्ज करते हैं, 14% एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, 14% मार्कअप लेंगे। तो अब हमने बताना है अगर किसी ने 3,75,000 रुपये किसी बैंक से, लेट सपोज बैंक से उसने उधार लिया 1 साल के लिए, तो उस पे अगर वो 14% मार्कअप ले रहे हैं तो वो अमाउंट में कितना अमाउंट बनेगा, क्या अमाउंट बनेगी, कितना, अगर 3,75,000 रुपये आप उधार लेते हैं और बैंक वाले आपको कहते हैं कि हम आप से 14% का रेट जो है वो 14% के हिसाब से हम आपसे मार्कअप लेंगे, तो वो आपसे मतलब कितना अमाउंट चार्ज करेंगे, तो हमने ये बताना है। तो हमने कैसे बताना है, सिंपल 14% की जगह पे नीचे होवर में 100 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल अमाउंट क्या है वो मल्टीप्लाई कर ले, 375 और 000, ये 2 0 इन 2 0 के साथ गया, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 375 और ये 0, जब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाय 375 और ये आपके पास 0, ये आपके पास आ गया। ये यहाँ पे पॉइंट है तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये इतना बड़ा आ गया, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे ये पॉइंट है, शायद अभी भी नज़र नहीं आ रहा, ये है, ये यहाँ पे पॉइंट है, वो मैंने साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करना है तो ये आगे 0 आप इसमें इंक्लूड नहीं है, तो क्या है 5250 ये आती हैं RS इसके साथ लिखे, यानी 52,500 रुपये वो 3,75,000 रुपये पे आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। तो इसके साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म हो गया। अगर आप चाह रहे हैं कि रिव्यू पे भी मैं एक लेक्चर बनाऊं तो आप कमेंट कर दें। बाकी एक्सरसाइजेज 2.1, 2.2, 2.3 ऑलरेडी अपलोड हैं, आप जाके देख सकते हैं। और इसके साथ साथ फिज़िक्स के लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हैं आपके नए बुक के, वो भी आप देख सकते हैं। तो काइंडली अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।